हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैंने कल वीडियो बनाई थी और उसमें मैं चैप्टर नंबर 4 तक करवा चुका, चैप्टर नंबर 5 है और काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उसमें लगी वो ये, कमेंट में ज़्यादातर और जो मेरे पास जो मैसेज, जिसके पास नंबर मैसेज कर देता, टेलीग्राम पे भी आए, उसमें ज्यादातर ये चीजें पूछ रहा डायरेक्ट। सब ये जानना चाहते हैं कि जी यूपीएस बेहतर है या एनपीएस, मैं इस डेट को रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मैं एनपीएस चूज करूँ या यूपीएस। तो देखो, अगर आप ऐसे डायरेक्ट ये उस निचोड़ पे पहुंचोगे तो आपके लिए गलती हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपको ये ना पता हो कि हर आदमी का सरकमस्टांसिस अलग अलग है, किसी की रिटायरमेंट कब है, किसी की कितने साल की नौकरी, किसी की सैलरी कितनी है, कोई किसी ग्रेड में है, वो सारी चीज समझने के बाद निचोड़ निकलता है। ऐसे मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो फिर अपना बता सकता हूँ कि मुझे किसमें फायदा है। और अगर मेरी बात करो तो मुझे तो एनपीएस में फायदा है भाई, क्योंकि मेरी 37 साल की नौकरी है, अगर मेरी बात करो तो। लेकिन आपको अपना चेक करना, मेरा चेक नहीं करना आपको। तो आपको अगर अपना चेक करना है कि हमें किसमें फायदा है, तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि यूपीएस में क्या फायदा है, एनपीएस में क्या फायदा है। और ओपीएस का तो आपको पता ही क्या फायदा था, लेकिन अभी ओपीएस का जिक्र ही नहीं है कहीं, तो यूपीएस और एनपीएस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो देखो और समझो, और लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा आपको जिससे आपको अपना कैलकुलेट करने में आसानी होगी। लेकिन वो वीडियो के स्टेप बाय स्टेप पे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर चीज समझाऊंगा मैं और डे बाय डे वीडियो आएगी। तो देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, मेरा टेलीग्राम और मेरा व्हाट्सअप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब 20,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना अगर नहीं जुड़े हो तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये चैनल आपको सर्विस रूल और जो कर्मचारी रिलेटेड अपडेट इंस्ट्रक्शन होती है वो बताता है बहुत अच्छे से। देखो, रूल अध्याय नंबर 5 है अंशदानों का निवेश। मतलब जो आपके अंशदान, जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उसका निवेश, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये मेन बात है। तो ये आपके लिए कुछ ज्यादा जानकारी के लिए नहीं है, मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। एक तो ये है जो एनपीएस में होता है कि आपको डिफॉल्ट पैटर्न, जिसमें आपका यूटीआई, एसबीआई और एलआईसी, वो डिफॉल्ट पैटर्न होता है, वो इसमें भी है। अगर आप डिफॉल्ट करना चाहते हो डिफॉल्ट कर लो, वरना आपकी मर्जी है, बिना डिफॉल्ट पैटर्न करना चाहो तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे नीचे, ये रूल 11 नंबर पे, ये वाला। कोई भी एक पेंशन निधि है, 100% सरकारी निवेश में आपके पास विकल्प है, डिफॉल्ट वाला जो है वो तो सेम है ही। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कोई एक लाइफ साइकिल आधारित योजना आप ले सकते हो। ठीक है, एलसी 25, इसमें अधिकतम 25% होगी। एलसी 50, इसमें सामान्य जीवन चक्र निधि है, उसके अधिकतम 50% सीमा होगी। तो ये चीजें वो आपको पता है, जो सेम एनपीएस में वो सेम इसमें है। दूसरी बात, जो एनपीएस में चीज होती है, जैसे मैंने अपना खुद का वो बदला हुआ है, डिफॉल्ट पैटर्न था मेरा पहले, मैंने उसको बदल के एचडीएफसी कर दिया था। तो इसमें साफ लिखा है वही चीज एनपीएस में कि वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन निधि बदल सकता है। ठीक है, कौन सी? पेंशन निधि बदल सकता है, दो चीजें होती हैं। और दूसरा, प्रति वित्तीय वर्ष में 2 बार निवेश विकल्प बदल सकता है। ठीक है, यानी कि पेंशन निधि का मतलब स्टैंडर्ड से आपको चेंज करना है, किसमें करना है, और जो ये आपका निवेश विकल्प है वो ये चीज है, ये वाली, ये आप 2 बार बदल सकते हो, साल में 2 बार। लेकिन आपका पेंशन निधि है वो एक बार, वो एनपीएस में सेम है, इसमें भी वही चीज सेम है। ठीक है, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपको आगे चीजें, ये तो एनपीएस में वो चलती रहेगी। बस ये बताया किस में जाएगा किस में नहीं है, राशि वगैरह वगैरह। तो ये चीज इतनी मैं बताऊंगा नहीं, कुछ ज्यादा खास आपके लिए वो चीज है नहीं कि जानकारी इसकी रखनी चाहिए आपको, ये नहीं रखनी। आपके पास प्राण नंबर का और मासिक आधार कार्ड आपके पास ईमेल आती है, वही चीज इसमें सेम। अब बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस होता है व्यक्तिगत कॉर्पस, जो आपका खुद का सैलरी में से कटता है वो। ठीक, समझ गए। और एक आया था पूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस है जो सरकार एडिशनल 8% देगी वो। अब यहां पे देखो बेंचमार्क कॉर्पस में क्या चीज है। जो कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आता है और वो यूपीएस को अगर अपनाता है, तो उसके बेंचमार्क की गणना कैसे होगी वो चीज में बताई है। इसकी तुलना व्यक्तिगत कॉर्पस से की जाएगी और यह निम्नलिखित मान्यता पर आधारित होगा। अब कैसे होगा ये? जो आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस है उसी के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस आपका तैयार किया जाएगा। देखो, प्रत्येक आहार सेवा माह के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पर अंशदान की नियमित और समय समय प्राप्ति विनियम 6 के भिन्न उपनियम 1 और 2 में निश्चित किया गया है। अब ये उपनियम 2, 1 और 2 वो आपको ये वाला और ये दूसरा वाला बताया गया, आगे पढ़ोगे जब। इसमें जो मेन बात है बता देता हूँ। अब देखो, बेंचमार्क कॉर्पस में दो तीन चीजें बता दी इन्होंने कि बेंचमार्क कॉर्पस कैसे तैयार होगा। पहली तो ये कि डिफॉल्ट पैटर्न होगा। ठीक है, डिफॉल्ट पैटर्न। दूसरा, कोई आपने पार्शियल विड्रॉ ना किया हो, जो
3 बार कर सकते हो नौकरी में, जैसे एनपीएस में 3 बार निकाल सकते हैं। रीजन बता रखा है, हायर स्टडी हो, कोई गंभीर बीमारी हो, या शादी हो, प्लॉट वगैरह या फ्लैट वगैरह लेना हो उसमें। लेकिन वो भी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का 25% साल नौकरी में 3 बार, और 5-5 साल के गैप के ऊपर। वही चीज इसमें कोई आंशिक निकासी नहीं होनी चाहिए, विड्रॉ नहीं किया हो एक बार भी। दूसरा, आपने एनपीएस में देखा होगा, एक होता है टायर 1 अकाउंट, एक होता है टायर 2 अकाउंट। टायर 2 में आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वो चीज है कि आपने खुद की तरफ से स्वैच्छिक अंशदान शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करते हो इसमें तो बेशक कर लो, लेकिन वो आपका इसमें बेंचमार्क कॉर्पस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। कॉर्पस मतलब जो आपका पैसा जुड़ रहा है उसकी बात हो रही है। दूसरा, जो केंद्र सरकार के तहत आरक सेवा, मतलब जो एक आपकी ये जिसको हम कहते हैं सुपर एनुएशन, वो वाली जो सर्विस है, उसकी शुरुआत से पहले अगर आपने कोई अंशदान नहीं लिया हो, वो चीज भी इसमें काउंट नहीं होगी। तो बेंचमार्क कॉर्पस कैसे कैलकुलेट होगा वो चीज है, और वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब आपको भी बहुत टाइम उस चीज में, और आप उदाहरण से समझोगे। उदाहरण मैंने आपको दिया भी था कब, जब ये वाली यूपीएस की घोषणा सरकार ने की थी, केंद्र सरकार ने, कुछ महीने पहले। उस टाइम पे मैंने बेंचमार्क कॉर्पस बताया था, वो मैं वीडियो इधर आई बटन में डाल रहा हूँ, ये डिस्कशन में भी उस देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन हाँ वो फार्मूला आगे आएगा, लेकिन वो वीडियो हो सकता है इस वीडियो में आए, अगली वीडियो में, वो मुझे भी नहीं पता, वो देखना पड़ेगा वीडियो की लेंथ के ऊपर। अब आगे है आपका बेंचमार्क कॉर्पस का, वही है मूल्य डिफॉल्ट। ये उदाहरण से समझाऊंगा आपको, इसको छोड़ दो। वैसे देखो ये फॉर्मूला आई गया, लेकिन अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा आई क्या है, एनवीए क्या है, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, यू क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। उसका एग्जाम्पल देखता हूँ, अगर यहाँ पे दे रखा है तो देखो, व्यक्तिगत कॉर्पस से किए गए आंशिक निशान व्यक्तिगत कॉर्पस, हाँ इंडिविजुअल कॉर्पस है जो आपका खुद का कटा हुआ है, उसमें से अगर आप कुछ भी निकालते हो तो वो काउंट इसमें बेंचमार्क कॉर्पस में नहीं करेंगे। और 1 अप्रैल 2025 से पहले जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, उसको मानसिक यानी कि मासिक मंथली कंट्रीब्यूशन को, और जब जिस समय प्राप्त हुए हैं माना जाएगा डिफॉल्ट पैटर्न को लगे। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ वही माना जाएगा आपका अब तक का, जो डिफॉल्ट पैटर्न के ऊपर वो क्या था, निकल के आता। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है, अब मैंने आपको बताया मैंने अपना चेंज करके डिफॉल्ट से एचडीएफसी कर दिया, समझना, ठीक है। अब हो सकता है एचडीएफसी में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मुझे मिले, मान लो एग्जांपल के लिए 9.5 एक साल का। लेकिन अगर जो डिफॉल्ट पैटर्न है जिसमें आपके एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई, अगर वो डिफॉल्ट पैटर्न होता तो हो सकता है, मैं मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, लेकिन मान लो उसमें मुझे एक साल का मिलता 9.0, अब मुझे 9.5 यानी कि 0.5 ज्यादा मिल रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिफॉल्ट पैटर्न के ऊपर जो आपका मूल्यांकन होके आता 1 अप्रैल 2025 से पहले, वो ही काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपने ये कर भी रखा है तो भी जो बेंचमार्क कॉर्पस है, जो काउंटिंग होगी बेंचमार्क कॉर्पस की, वो आपकी 9.0 से करेंगे, ये 9.5 से नहीं काउंट करेंगे। आपका रहेगा उसमें, लेकिन ये बेंचमार्क कॉर्पस में काउंट नहीं होगा। अब बेंचमार्क कॉर्पस होता क्या है और उसका फायदा क्या है, कैसे क्या सिस्टम है, वो आपको देखना समझना है तो आपको वीडियो आगे भी देखनी पड़ेगी, जो 2-3 वीडियो और आएंगी वो वाली। और 1 अप्रैल 2025 के बाद है तो उसका जो अंशदान प्राप्त होगा उसके आधार पे होगा, ठीक है। जो उसके बाद आपका अंशदान चलेगा, कंट्रीब्यूशन चलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो वही काउंट होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से पहले है वो डिफॉल्ट पैटर्न के ऊपर काउंट किया जाएगा, ठीक है जी, ये चीज है। और इस सारे में जो चीज है ना वो यही है कि जो भी बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिफॉल्ट पैटर्न पर ही काउंट करेंगे ये। जैसे कि मैं कई बार आपने देखा होगा, जब आपका डीए, जब जैसे डीए का एरियर आएगा तो डीए का एरियर के ऊपर आपका एनपीएस भी कटेगा, उसका भी जमा होता है। तो जो भी चीजें हैं उसके ऊपर जो डिफॉल्ट पैटर्न लगता है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही काउंट किया जाएगा, उससे ज्यादा का काउंट नहीं किया जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस की गणना के लिए। केवल आपके उसमें जुड़ा रहेगा वो, कभी कोई सच्चे वो काट दिया वाला नहीं। लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस, कॉर्पस क्या होता है पता है ना, कॉर्पस होता है जो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको हम कॉर्पस कहते हैं। टोटल जो पैसा आपका इकट्ठा हो रहा है उसको कॉर्पस कहते हैं। उसमें दो चीजें हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, वो चीज आपको समझनी है। तो वो डिफॉल्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये काउंट करेंगे उसके। तो ये तो था चैप्टर नंबर 5
कि आपका पैसा निवेश कहाँ हो रहा है, वो चीजें। अब है जी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का रूल नंबर 6, अध्याय नंबर 6, कि इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, लाभ क्या मिलेगी, पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि हर कोई, खासकर जिसकी सर्विस कम है, वो जानना चाहता है क्या सिस्टम है। तो देखो इसके लाभ के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं कि किसी परिस्थिति में मिलेंगे। पहले ही कंडीशन तो ये है कि कम से कम न्यूनतम 10 साल की क्वालिफाई सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, पूरी करने के बाद अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है, सुपर एनुएशन मान लेंगे उसको 10 साल की सर्विस के बाद, तो अधिवार्षिक तिथि से लाभ प्रदान किए जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब 10 साल की सर्विस हो जाएगी, आपकी न्यूनतम 10 साल की सर्विस हो जाएगी, तो आपको जो इस चीज का पेंशन वगैरह का जो बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी। अधिवार्षिकता की तिथि का मतलब ये होता है। अब इसमें किसको फायदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपना ईएसएम साथी आया रिटायरमेंट लेके फौज से और यहाँ पे ज्वाइन लग गया। अब जिस दिन उसने ज्वाइन करी, मान लो उसकी नौकरी बची 15 साल की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस मत लेना, कभी कोई कुछ भाई कमेंट में कहे कि जी 15 साल नहीं होती, 16 होती, 20 होती, मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 15 साल की सर्विस उसकी बची है जिस दिन ज्वाइन करी उसने सिविल में। अब सरकार लेके आई कि 10 साल के बाद आपको पेंशन देंगे हम, 10 साल की मिनिमम सर्विस के बाद। तो जब ये बंदा अगर मान लो जैसे ही इसकी 10 साल कंप्लीट हुई सिविल जॉब में हरियाणा सरकार में, अभी तो सेंटर ने क्या हरियाणा भी करेगी, तो मैं हरियाणा का एग्जांपल देके चलता हूं। तो अगर ये बंदा 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाती है इसकी, तो जब इसको पेंशन है वो 10 साल के रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी। इसकी अधिवार्षिकता मतलब सुपर एनुएशन की डेट क्या है, इसकी सुपर एनुएशन डेट है 15 साल के बाद, यानी कि और 5 साल के बाद ये एक्चुअल में रिटायर होता। तो इसको जो पेंशन के बेनिफिट है वो जिसको एक्चुअल की रिटायरमेंट अधिवार्षिकता की जो तिथि है उस डेट से ही मिलेगी। यानी कि इसको जब ये 58 साल का हो जाएगा, यानी कि ग्रुप सी का है तो 58 साल, ग्रुप डी का है तो 60 साल, जब ये इस डेट को आ जाएगा तब इसको पेंशन मिलनी शुरू होगी। ये इसमें ध्यान रखना इस चीज का, समझ गए, पहली कंडीशन ये हो। अब देखो एक दूसरा रूल ये है इसका कि अगर कोई एम्प्लॉय, केंद्र सरकार का नियम है ये, कोई मौलिक नियम ये वाला मुझे नहीं पता क्या नियम है ये, अगर कोई इस नियम के तहत सरकार किसी को रिटायरमेंट करती है, आपने कई बार देखा होगा कंपलसरी रिटायरमेंट कर देते हैं, अगर सरकार उस तरह से कुछ करती है ये नियम के तहत, ये नियम क्या है वो देखना ना, हरियाणा का तो मुझे पता है, हरियाणा में जब नियम आएंगे तो मैं बता दूंगा, सेंटर का मुझे नहीं पता, तो हरियाणा सरकार भी जब आएगी लेके आएगी ये यूपीएस, तो वो भी अपना कोई नियम रखेगी यहाँ पे। तो अगर कोई इस नियम के तहत सरकार रिटायरमेंट करती है तो उस बंदे को जिस दिन उसकी रिटायरमेंट की तिथि जो है उस तिथि से उसको लाभ प्रदान किए जाएंगे, उस दिन से उसको सैलरी वो मिलेगी पेंशन। लेकिन यदि गैर रूल क्या कहता है, यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा करने के बाद वीआरएस लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसको जो पेंशन है वो उस डेट से मिलेगी जिस डेट को वो रिटायरमेंट होता, यदि उसकी सेवा जारी रहती। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के लिए जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं जिस दिन नौकरी लगा उस दिन से मेरी टोटल सर्विस 37 साल की थी, यानी कि मैं अपना जो जिस दिन मैं नौकरी लगा, तो अगर मैं 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अगर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं तो मेरी कितनी सर्विस बची थी, 12 साल की और बची थी। तो अगर मैं 25 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लूं तो मुझे तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी और 12 साल के बाद। यानी कि ये कहना ये चाहते हैं कि आप वीआरएस तो बेशक ले लो, लेकिन आपको पेंशन तभी मिलेगी जिस डेट को आप एक्चुअल में रिटायरमेंट होते, अगर आपकी नौकरी चालू रहती, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेते तो जिसको भी ये लगता हो कि मैं 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन ले लूंगा, तो वो ध्यान दे, आपको 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी जिस डेट को आप रिटायरमेंट होते, अगर आप नौकरी कंटिन्यू करते तो। अगर किसी की रिटायरमेंट एज, मान लो अगर किसी की रिटायरमेंट 2000 मान लो 30 में है एग्जांपल के लिए, और वो 2000 अब 26 में रिटायरमेंट ले ले अपनी, मान लो 25 साल हो गए उसको, तो उसको पेंशन 2030 के बाद ही मिलेगी, 2026 में नहीं मिलेगी। ये बात सबसे विशेष है, एक आपका आंसर मिल गया होगा जो आप कमेंट कर रहे थे उस चीज का, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर कोई बंदा यूपीएस में हो लेकिन वो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प में नामांकित हो गया,
लेकिन उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया। ध्यान देना, वो कोई बंदा एनपीएस में था पहले, ठीक है, और उसने पोर्ट करके यूपीएस में अपना कर दिया, मैं यूपीएस लेना चाहता हूं, मान लो यूपीएस भी आ गया, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ दिन के बाद उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए या सर्विस से निष्कासित कर दिया जाए या वो खुद इस्तीफा दे दे, तो ऐसी स्थिति में चाहे उसकी नौकरी कितने भी दिन की हो, उसको यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, उसको एनपीएस में ही बेनिफिट मिलेगा। फिर जो एनपीएस था, ऐसा नहीं कि एनपीएस में नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अगर कोई बंदा नया नौकरी लगता है और वो यूपीएस लेता है शुरू में पहले महीने से ही, और वो मान लो 20 साल की नौकरी के बाद उसको भाई किसी भी तरीके से बर्खास्त हो गया, वो कोई भी गलती हुई, कुछ भी लगा लो, तो उसको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको एनपीएस दिया जाएगा। ऐसे ही चीज सेम है, अगर कोई आज एनपीएस में है और यूपीएस ज्वाइन कर लेता है, यूपीएस ले लेता है, और फिर उसको बर्खास्त कर दिया जाए, इस्तीफा दे दे वो, या सेवा से उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, एक तरीके से निष्कासित कर दिया जाए, तो उसको यूपीएस नहीं मिलेगा, उसको एनपीएस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बताइए, स्पष्टीकरण भी दिया है कि जो भी उसका कार्य प्रमुख है, उसकी जो भी मतलब उसके दीवार से था सुपरएनुएशन की जो या रिटायरमेंट की जो डेट थी, उसी के अकॉर्डिंग उसको उन्हीं महीनों की गणना होगी इस लाभ के लिए। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना, ऐसे केस में यूपीएस नहीं मिलेगी। अब दो तीन चीजें और हैं कि मान लो आपने देखा होगा, अब ये जो 10 साल की बात हो रही है या जो 25 साल की बात हो रही है, इतनी सर्विस चाहिए, अब इस सर्विस को काउंट कैसे किया जाएगा? 10 साल की नौकरी हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं, हम मेडिकल लीव ले लेते हैं, जो फीमेल एम्प्लॉय है वो मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, तरह तरह की लीव है। और कई बार क्या होता है, बंदा जानबूझकर अब्सेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस टाइप के जब केस आएंगे तो 10 साल और 25 साल में काउंटिंग कैसे होगी, उस चीज को भी बताया है कि ये सर्विस काउंट कैसे होगी 10 साल और इसकी। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हैं कि कौन कौन सी चीज काउंट की जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला रूल है, जो रूल नंबर 3 इसका, इसमें लिखा है सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति, मतलब कि बिना आपने एक तरीके से प्रॉपर चीज को बिना स्वीकृति के जो बंदा अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, उसकी सेवा क्वालिफाई सर्विस में काउंट नहीं होगी। सेवा की पूरी पिछली अवधि जिसमें ऐसी अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है, और यदि सक्षम अधिकारी द्वारा से अधिकृत नहीं किया गया है, यानी कि ऐसी अवधि सेवा की जिसको आपका अधिकारी कंपिटेंट अथॉरिटी जिसको स्वीकृति प्रदान नहीं करती है कि ये एक तरीके से स्वीकृति लेके अनुपस्थित होना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिना स्वीकृति लिए आपने अगर अनुपस्थित अब्सेंट हुए तो आपकी उस टाइम पीरियड को क्वालिफाई सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बंदा 10 साल, मान लो किसी बंदे ने हिसाब लगा लिया मेरे पास 10 साल पूरे हो गए और वो रिटायरमेंट वीआरएस ले गया, जो भी है कर गया है, खत्म। या मान लो कोई ऐसा हो कि 10 साल और 1 महीने की नौकरी होने के बाद खुद ही रिटायरमेंट हो जाए, उसकी उम्र इतनी हो, लेकिन उसने बीच में कभी 2 महीने या 3 महीने की जानबूझकर अनुपस्थिति दिखाई हो, यानी कि जिस अनुपस्थिति की स्वीकृति ना हो, तो फिर उसकी 10 साल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 2 से 3 महीने जानबूझ के अनुपस्थित रहा है, तो उसकी 10 साल की पात्रता खत्म हो जाएगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये चीज इसमें बताई गई है। और अगर आपका जो अथॉरिटी है वो उस अनधिकृत अनुपस्थिति जो बिना अपने स्वीकृति लिए अनुपस्थित या छुट्टी ली थी, अगर उस चीज की स्वीकृति प्रदान कर देता है, चाहे बाद में कर दो, तो उस सेवा की पिछली पूरी सर्विस के लिए आपकी जो है क्वालिफाई सर्विस के लिए गिन लिया जाएगा। सेम रूल है जो आपका सर्विस ब्रेक, आप समझते हो ना, मैंने वीडियो बनाई भी है, जो सर्विस ब्रेक वाली चीज है वो चीज यहाँ पे अगर ऐसा केस होता है तो आपकी वो सर्विस काउंट नहीं होगी फिर, और आपकी ये 10 साल वाली कंडीशन 25 साल वाली कंडीशन फेल हो जाएगी वहां पे। जो सर्विस ब्रेक वाला मैटर होता है जानबूझ की अनुपस्थिति, मैंने सर्विस रूल करवाए, आपने देखे हो वीडियो, तो बस वही चीज है। दूसरा डेपुटेशन की बात है कि ये 5वां, कि अगर कोई कर्मचारी डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में कोई बिताई गई कोई अवधि शामिल नहीं होगी उस चीज की, ठीक है, क्वालिफाइड सर्विस के अंदर, जिसके लिए व्यक्तिगत कॉर्पस या पूल कॉर्पस का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो। मतलब अगर ऐसी कोई सर्विस है आपकी, कोई टाइम पीरियड ऐसा है कि आप डेपुटेशन पे या फॉरेन सर्विस पे थे और उस सर्विस के बदले आपका कोई कंट्रीब्यूशन प्राप्त नहीं हुआ, समझ रहे ना ध्यान से, अगर कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है तो काउंट होगी, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन प्राप्त नहीं हुआ उस टाइम का, तो आपकी वो भी सेवा जो है उस
क्वालिफाई सर्विस में काउंट नहीं होगा, वो टाइम पीरियड है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन हर महीने का आता है तो आपकी काउंटिंग चालू रहेगी, ये चीज इसमें ध्यान रखना। अगला रूल है इसका, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे ये वाला करने के बाद, मतलब ये पूरा लाभ वाला चैप्टर। अगर कोई बंदा देखो निलंबित, सारी चीजें होंगी, निलंबन भी होगा, जुर्माना भी लगेगा, और बाद में हो सकता है दोष मुक्त भी हो जाए, तो ऐसा अगर केस है, ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आएगा निलंबन वाला, सेम चीज है जो मैंने आपको उसमें बताई थी आपकी सर्विस रूल में, कि जब किसी को निलंबित करते हैं और बाद में बहाल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसकी सर्विस काउंट कर ली जाती है। तो वही चीज इसमें, अगर किसी को निलंबित कर दिया, कोई आचरण गलत था या उसके ऊपर कोई जांच लंबित थी, निलंबित कर दिया, लेकिन जांच पूरी होने के बाद उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, या छोटा मोटा कोई जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है, और ये कहते हैं ठीक है इसका निलंबन पूरी तरह अनुचित था, तो अगर ऐसा केस है तो फिर उसकी जो सर्विस है वो काउंट की जाएगी, क्वालिफाई सर्विस में काउंट होगा वो टाइम निलंबन का उसका कंप्लीट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका निलंबन वापस नहीं हुआ, और निलंबन मान लो 6 महीने के लिए किया और वो निलंबित बाद में खारिज नहीं हुआ, तो आपका फिर वो 6 महीने का टाइम आपका काउंट नहीं होगा इस क्वालिफाई सर्विस में। जो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया ना कि ये जो 10 साल 25 साल गिने कैसे जाएंगे, वो चीज यही है। अब है आपका चिकित्सा पर, मेडिकल ग्राउंड पर जो छुट्टी होती है वो काउंट होगी नहीं होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे कोई छुट्टी ली है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा अगर असाधारण छुट्टी का कोई और मामला है, तो जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी नियुक्ति अधिकारी है वो उस छुट्टी की अवधि को क्वालिफाई सर्विस में गिनने की अनुमति दे सकता है, यदि 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 वो छुट्टी ऐसे कर्मचारी को दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी नागरिक उपद्रव के कारण ड्यूटी पर शामिल होने या फिर से शामिल होने में असमर्थता के कारण, कोई नागरिक उपद्रव हो गया, आपके साथ कोई टूट फूट हो गई, या कहीं आप ऐसी जगह फंस गए जहां पे उपद्रव बाहर नहीं आ सकते, अगर ऐसी कोई असमर्थता है तो उसकी सर्विस काउंट करने के लिए अनुमति दे सकता है मेडिकल ग्राउंड पे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी उस चीज के लिए भी। दूसरा, अगर कोई बंदा हायर स्टडी के लिए गया है मेडिकल इस चीज के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके, तो उसको भी इस क्वालिफाई सर्विस में काउंट करने के लिए दे सकता है, पेंशन के लिए केवल ध्यान रखना, पेंशन वाली जो क्वालिफाई सर्विस है उसकी बात कर रहा हूं, उस चीज के लिए आपकी काउंट हो सकती है, अगर अधिकारी चाहे तो अनुमति वो देगा, बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा असाधारण छुट्टी के मामले में और ऊपर खंड 5 के तहत क्वालिफाई सर्विस में गिनने की अनुमति दी गई, असाधारण मामले यानी कि आपको दी गई है, और उसकी जो एंट्री है वो आपकी सर्विस बुक में भी की गई हो, ये चीज ध्यान रखना, उसमें की जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई एंट्री नहीं की गई और असाधारण छुट्टी देते समय कोई भी नहीं की, तो बाद में कर सकते हैं, और अगर बाद में कर देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी है उसकी जो रिटायरमेंट की डेट है उसकी तारीख से 6 महीने पहले अगर नहीं करनी है, करो तो उससे पहले करो, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट की डेट आ गई और 6 महीने से अगर कम का टाइम रिटायरमेंट में रह गया, तो उसकी जो वो वाली एंट्री है साधारण छुट्टी की, अगर वो पहले कर ली तो अच्छी बात है, नहीं की तो फिर आप नहीं कर सकते उस एंट्री को, फिर वो आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है। ये चीज है साधारण छुट्टी की, उसमें सर्विस में जो है अगर ऊपर वेस्ट नहीं की जाती है तो असाधारण छुट्टी की अवधि को आरक सेवा के रूप में माना जाएगा, यानी कि एंट्री नहीं करोगे लेकिन आपकी वो मान ली जाएगी फिर, लेकिन एंट्री नहीं कर सकते आप उस चीज की अगर 6 महीने से कम का टाइम है तो। और इसमें बताया गया है जो क्वालिफाई सर्विस है उसका उदाहरण अनुसूची 4 में आपको दिया गया है। तो ये था इसका लाभ का। अब इससे आगे चलेंगे लमसम, एक जो आपको एक मुश्त भुगतान जो मिलेगा, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो ना बहुत पहले जो बनाई थी 3 महीने पहले 2 महीने पहले, उसमें बताया था एक आपको कुछ इकट्ठा पैसा मिलेगा, कौन सा, वो एक अलग चीज है, वो कैसे गणना होगा वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी ये दूसरी वीडियो थी, इसके बाद हो सकता है और 2-3 वीडियो आए, पूरी करने में बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो आपको समझना पड़ेगा। और आज आपने ये समझ लिया होगा कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल 15 साल 20 साल वाली जो 25 साल वाली जो कंडीशन है उसमें कौन सा टाइम जुड़ेगा कौन सा टाइम नहीं जुड़ेगा, तो मेरे साथ समझ गए होंगे। और थैंक यू, जय हिंद जय भारत, जय आपका दिन शुभ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल के साथ जुड़े रहो, और मेरा टेलीग्राम का लिंक व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर जुड़ जाना, वहां पे अभी आपको मैं सूचना देता रहूंगा। थैंक यू।